नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडीबीज सॉल्यूशन की इस बिज़नेस स्टडीज़ के कोर्स में। अभी तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 5वां चैप्टर है। ये है चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन। मैं अंकित कपूर आपका स्वागत करता हूँ इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 का लेक्चर 2 का शुरुआत का पहला क्वेश्चन है। लेक्चर 2 का पहला क्वेश्चन हमारा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म क्या क्या हैं। पहला फॉर्म है फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के काम को हम फंक्शंस के बेस पे डिवाइड करेंगे। और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो अलग अलग डिविजन्स हैं, मान लीजिए एक कंपनी मल्टीपल डिविजन्स का काम कर रही है, कॉस्मेटिक्स का, कपड़ों का, तो उन डिविजन्स के बेस पे दूसरे हम स्ट्रक्चर में काम को डिवाइड करेंगे। तो शुरू करेंगे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर से। फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बताया कि एक जैसे आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, एमडी हुआ, उसके अंदर अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट आ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे हैं, यानी कि हमने फंक्शंस के बेस पे इस डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन का काम करना। यानी कि फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन देख रहा है ये डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि परचेजिंग का काम ये देख रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी परचेज करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कुछ और काम का सामान हो, स्पेयर्स हो, कुछ भी हो, स्पेयर्स एंड मशीनरी हो गई, कोई भी चीज़ की अगर परचेज़ करनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, वो किसके पास जाएगा, परचेज़ डिपार्टमेंट के पास। यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने छोटी से छोटी चीज़ भी परचेज़ करनी है तो बेसिकली उसकी अथॉरिटी परचेज़ डिपार्टमेंट पे होगी। अगला आ गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो भी आपका पीओ बनेगा परचेज़ करने के लिए, जो इन्वॉइसिंग होगी, जो इन्वॉइस आपके पास आएंगे, जो आप सेल करेंगे, जो आप इन्वॉइस दूसरी कंपनीज़ को देंगे, वो फाइनली किसके हाथ में आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन क्या इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है उसको फाइनेंशियल वे में लेके आना, उसकी अकाउंटिंग करना, उसका फाइनेंस देखना। फाइनेंस एक लार्जर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग से, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, उसकी पीआर करेगा, अलग अलग तरीके से उस कॉन्सेप्ट को देखेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अकाउंटिंग छोटा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैसे ही मार्केटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है, एडवर्टाइजिंग उसका एक पार्ट है। आगे देखते हैं कि हमने देख लिया फंक्शनल डिपार्टमेंट में कैसे फंक्शंस के बेस पे डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम को। अब देखेंगे कि उसकी सूटेबिलिटी क्या है, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती रहती है, लार्ज द ऑर्गेनाइजेशन मैनी एक्टिविटीज़ हैं जिनको क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट चाहिए होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो बहुत बड़ा एक हो गया, तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने हाँ थोड़े से पर्सन रखे हैं वही मल्टीपल डिपार्टमेंट देख रहे हैं। नहीं, आपको अगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होती है, आपको सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए होंगे। आपको एक प्रॉपर रूल्स एस्टेब्लिश करने होंगे, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, एक एसओपी बनानी पड़ेगी। हाँ, ये काम होगा, ऐसे होगा, इसी वे में होगा। अगर कोई परचेज़ करनी है, इतने रुपए तक की परचेज़ है, तो हाँ आप इसकी अथॉरिटी लेके, इसका साइन लेके वो परचेज़ अप्रूव करा सकते हैं। और अगर बड़ी अमाउंट की करनी है तो आपको हाँ इस लेवल ऑफ मैनेजर पे जाके अथॉरिटी लेके उसको ऑथराइज़ करना होगा, उसका सिग्नेचर लेके आप उसको अप्रूव कराएंगे। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहेगी, आपको एक मोर सिस्टमाइज्ड वे ऑफ डिपार्टमेंट्स चाहिए होंगे, और वो आपको डिपार्टमेंट को अलग अलग रखना होगा और उसमें स्पेशलाइजेशन आएगी। क्योंकि वो डिपार्टमेंट में काम वो खाली अपने डिपार्टमेंट का लोग देखेंगे, एम्प्लॉयज़ देखेंगे, और वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे अपने काम में, और ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ होगा। सूटेबिलिटी क्यों है, फंक्शनल डिपार्टमेंट क्यों सूटेबल होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो देख रहे हैं हम। When the size of the organization is large, when the organization has to carry out diversified activity, यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंट कब सूटेबल है, जब साइज लार्ज है ऑर्गेनाइजेशन का,
जब ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ करनी है, मैनी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को करनी है। व्हेन द टास्क रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, किस स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो मैंने भी जहाँ पे जैसे ये बताया, यही चीज़ बताई कि लार्ज होगी ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, डाइवर्सिफाइड होंगी, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट चाहिए होंगे। तो ये चीज़ रहती है, जब ऐसी स्थिति आएगी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। अब देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना फॉलो करती है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के क्या आता है कि स्पेशलाइजेशन आती है, हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं डिपार्टमेंट वाइज। इट प्रमोट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट खाली परचेज का काम कर रहा है, उसे पता है कि कौन सा सामान कहाँ से सस्ता मिल सकता है, वो बड़े सारी जगह से वो मंगवाता है, ऑर्डर्स मंगवाता है कि रिक्विजिशन कितनी है, हमसे ये देखा जाता है कि हाँ ये कंपनी ये सामान इतने में देगी, ये कंपनी ये सामान इतने में देगी। तो परचेज़ डिपार्टमेंट स्पेशलाइज हो जाता है, उसे पता है हाँ अगर मेरे को ये चीज़ परचेज़ करनी है तो मैं इस कंपनी से ख़रीदूँगा तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को सस्ता पड़ेगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में रहेगा वो। एज एम्प्लॉय परफॉर्म्स, कैसे होता है कि भैया वो स्पेशलाइज हो जाते हैं कि सिमिलर टास्क बार बार परफॉर्म करते हैं, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है। सो आगे आता है कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम बटा हुआ है, आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से काम में बांटी हुई है, अच्छे से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है आपका, तो आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि परचेज़ डिपार्टमेंट का ही एग्जांपल दिया मैंने आपको, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी दिया। परचेज़ डिपार्टमेंट में बताया कि कुछ भी परचेज़ करना है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के, उसको उन्हें पता है कि उन्हें परचेज़ डिपार्टमेंट को एक पीओ देना पड़ेगा, परचेज़ डिपार्टमेंट वो पीओ को प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो उस हिसाब से कि हम देखेगा कि कहाँ से उसको वो सामान सस्ता मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी में वो मंगवाना है, एनालिसिस करेगा और वो अच्छा जो सामान आपको चाहिए वो अच्छी क्वालिटी में और कम रेट्स में मंगवाएगा। ये काम परचेज़ डिपार्टमेंट का होगा। तो आपके दोनों डिपार्टमेंट में जब ये काम रिपीटिव बेस पे चलेगा, आपको पता होगा कि फ़्लो क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। मैन अगर आपने पहले के लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि एफिशिएंसी को मैंने लिंक किया है बहुत बार कॉस्ट से, कॉस्ट यानी कि पैसे से लिंक किया है मैंने उसको। तो एफिशिएंसी इम्प्रूव कैसे होगी कि प्रॉफिट बढ़ता है अगर आपने सही तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, इंक्रीज प्रॉफिट में मदद करता है। ये एक एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैसे मदद करेगा कि मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी फंक्शनल डिपार्टमेंट में डिवाइड करने से, और वो एफिशिएंसी के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। ईज़ इन ट्रेनिंग, ईज़ इन ट्रेनिंग क्योंकि आपका एक डिपार्टमेंट एक ही स्किल से फोकस करके रख रहा है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट खाली फाइनेंस के एस्पेक्ट से डील कर रहा है, तो उसमें जो एम्प्लॉई हैं वो फाइनेंस के फील्ड में महारत हासिल करेंगे, और जब कोई नया एम्प्लॉई आएगा उसको ट्रेन करने में भी वो महारत हासिल करेंगे, उन्हें पता है कि क्या चीज़ उसको सिखानी है, कैसे सिखानी है। Proper attention, it ensures that the different function get due attention, जो जो फंक्शन हैं उनको उनकी पूरी अहमियत मिलेगी क्योंकि उस फंक्शन के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट सेटअप किया गया होगा। अब क्या है कि जैसे एडवांटेजेस हैं वैसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि भाई फंक्शनल एम्पायर बनता है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिपार्टमेंटल के ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस आ जाता है रैदर देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे, यानी कि डिपार्टमेंट शायद अपना ऑब्जेक्टिव देखना बेहतर समझता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कई बार शायद थोड़ा नीचे छूट जाता है उसमें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट, कोई काम ऐसा हो रहा है कि जो एक डिपार्टमेंट के लिए शायद बेहतर हो पर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो गलत हो। मान लीजिए कोई सामान मंगवाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर परचेज डिपार्टमेंट को ये लग रहा है वो सामान जोन सा वाला, मीन्स मान लीजिए एक सिस्टम मंगवाना है, कंप्यूटर ही मंगवाना है, जोन सा कंप्यूटर फाइनेंस डिपार्टमेंट मंगवाना चाह रहा है, परचेज डिपार्टमेंट को लगता है नहीं इसकी जगह दूसरा कंप्यूटर आना चाहिए क्योंकि उसका कॉस्ट कम है, पर फाइनेंस को लगता है कि नहीं हमें तो वही वाला चाहिए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो ऐसे दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। अगला आता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे पे ब्लेम पुट कर दें। जब अगर कोई काम नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट कह सकते हैं हाँ हमने तो शुरुआत की थी पर उस डिपार्टमेंट ने उसका फॉलो अप नहीं किया, इस वजह से ये काम रह गया। तो दोनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना मुश्किल हो सकता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम करने की और क्यों ये काम नहीं हुआ। इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। क्यों? इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? एज एम्प्लॉय गेट्स ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिली। अगर उसको कभी परचेज डिपार्टमेंट का कोई काम करना पड़ गया तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि वो पर्सन वहाँ का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज एम्प्लॉय गेट्स ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली एंड द फंक्शनल हेड, जो फंक्शनल हेड्स हैं यानी कि डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, आर नॉट ट्रेंड फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। वो खाली अपने डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए तो हैं, और जैसे एमडी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को देख रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये मुश्किल हो जाएगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड भी मल्टीपल डिपार्टमेंट देख पाए, क्योंकि वो खाली शायद अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट की फील्ड में ही महारत रख रहा है। या आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, उसके लिए मुश्किल होगा कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर पाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। एग्जाम्पल, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हेड में नॉट नो दी may not be able to head accounting department as he does not know the accounting rules। फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो हेड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे फाइनेंस छोड़ो बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही नहीं पता, तो मान लीजिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगला स्ट्रक्चर जो हमारा आता है वो आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कैसे डिवीज़न के बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया होता है। अब डिवीज़न के बेसिस पे मतलब क्या हुआ, डिवीज़न जैसे हो गई, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उसके अलग अलग डिविजन्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों में डील कर रही है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका एमडी है यहाँ पे, और उसके बाद वो अलग अलग डिविजन्स को डील करता है। जैसे कि उसका एक कॉस्मेटिक डिवीज़न है, एक गारमेंट डिवीज़न है, एक फुटवेयर डिवीज़न है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीज़न है। आप ले सकते हैं जैसे आदित्य बिरला का एग्जांपल ले लीजिए, मल्टीपल डिविजन्स में है वो कंपनी। तो ऐसे ही इसमें हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग डिवीज़न है, और कंपनी को मैनेज करने के लिए उसको डिवीज़न वाइज देखा जाता है। यानी कि जब हम एक डिवीज़न देखेंगे, कॉस्मेटिक डिवीज़न देख रहे हैं, तो कॉस्मेटिक डिवीज़न को सेपरेटली डील कर रहे हैं। गारमेंट देखेंगे तो गारमेंट को सेपरेटली डील करेंगे। ऐसे ही फुटवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स, जब हम एक डिवीज़न देख रहे हैं तब हम उसको इंडिविजुअली लेके चलेंगे। फिर इसमें आप देखें तो इसमें ये हो सकता है कि फ़र्दर जब हम इसके अंदर जाएं, कॉस्मेटिक्स के अंदर जाएं या गारमेंट्स के अंदर जाएं, तो जो आगे की डिवीज़न है वो हमारी फंक्शनल बेस पे हो सकती है। यानी कि गारमेंट डिवीज़न आपकी चल रही है, उसके अंदर आपने जो डिवीज़न की हुई है वो फंक्शनल बेस पे है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऐसे। तो ये वाला टाइप का डिवीज़न कब सूटेबल होता है? डिविजनल बेस पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कब सूटेबल होता है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सही होगा लगाना? व्हेन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग दी डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। यानी कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि अलग अलग वैरायटी है, कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लार्ज वैरायटी है, और कैसे? यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि उनको बनाने के जो रिसोर्सेज हैं
वो भी अलग अलग हैं. So when an organization plans to add more department or more line ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर, हम इस डिवीजन बेस पे कब चल सकते हैं, जब आपने फ्यूचर के लिए, अभी चाहे आपकी कम डिवीजन्स हैं या कम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पर फ्यूचर में आपने सोचा हुआ है कि ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप तब भी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं. अगला है व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट लाइन. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने कॉस्मेटिक डिवीजन में कितना इन्वेस्ट किया और उससे रिटर्न कितना आया, गारमेंट में कितना किया उससे रिटर्न कितना आया, ऐसे ही फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ताकि आप ईच ऑफ द डिपार्टमेंट, जो ईच डिपार्टमेंट है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकें. और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको वो डिपार्टमेंट वाइज निकालना है, तब आप ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं. प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आती है. जब आप डिवीज़न ऐसी करते हैं कि आप प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बना रहे हैं, आपने कॉस्मेटिक का अलग किया है, हर चीज़ का डिविजनल स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया, तो आपकी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगी. क्योंकि एक मैनेजर जो खाली कॉस्मेटिक्स के डिवीज़न से डील कर रहा है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि कॉस्मेटिक्स की मार्केट को कैसे ग्रैब करना है, कैसे, कितना उसको इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट बनाना है, कितना उसका मार्केट शेयर है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और परफेक्ट तरीके से डिवीज़न के बेस पे आपको अच्छा आउटपुट दे पाएगा. द मेंबर ऑफ अ डिवीज़न गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यानी कि उस प्रोडक्ट का, कॉस्मेटिक्स का अगर देख रहे हैं, तो उसका जितना भी वो है हमारा, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उस कॉस्मेटिक डिवीज़न से रिलेटेड, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड कर जाते हैं. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स देम इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर हायर पोजीशन. यानी कि जब एम्प्लॉई उस प्रोडक्ट के रिलेटेड अलग अलग स्किल्स में मास्टर हो जाते हैं, तो वो मैनेजरियल पोजीशन के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल फंक्शंस से वो वाकिफ़ होते हैं. तो हायर अथॉरिटी में जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है, वो उसके लिए भी तैयार होते हैं. अगला आता है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. जब आप खाली एक ही डिवीज़न को देख रहे हैं, तो आपके लिए उसको उत्तीर्ण करने की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है. आपकी ऊपर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी कि हाँ, आप खाली कॉस्मेटिक्स ही देख रहे हैं, तो आपको उसको बेहतर करना ही है. सो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, सिंस डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यूज and costs related to different department can be easily identified and assigned to them. अकाउंटेबिलिटी क्यों ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप अलग अलग डिवीज़न के बेस पे काम कर रहे हैं, आप उसका रेवेन्यू अलग से देख रहे हैं, उसकी कॉस्ट अलग से देख रहे हैं, तो आप अलग से निकाल सकते हैं ये चीज़ कि हाँ, इस डिवीज़न का प्रॉफिट इतना हुआ, इस डिवीज़न का इतना हुआ, तो उस डिवीज़न के हेड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है इस रिस्पेक्ट में. अगला पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी. It promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit which leads to faster decision making. क्योंकि अलग अलग जो डिवीज़न है वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, उनका काम सेपरेटली देखा जा रहा है, चाहे एक ही कंपनी के अंडर हैं वो, फिर भी उनका काम जब अलग अलग देखा जा रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर डिवीज़न के लिए अब अगर कोई सेपरेट डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो आसानी से वो डिसीज़न ले सकते हैं. इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी होगी कि इस डिसीज़न का इम्पैक्ट दूसरे वाले डिपार्टमेंट पे क्या पड़ेगा. सो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके लिए. ये कुछ भी आपको काम करना है वो आसानी से कर पाते हैं. डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस आसान होता है और फ्लेक्सिबल होता है. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. जब आपके अलग अलग डिविजन्स अलग अलग प्रोडक्ट के वाइज ऑलरेडी बटे हुए हैं, या अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से बटे हुए हैं, तो आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना या कुछ एक्सपेंशन करना ऑब्वियसली आसान होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिविजनल बेस पे काम कर रहे हैं. इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन. यानी कि अभी जो काम फ़िलहाल चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना इंटरप्ट किए आप नया काम या नया प्रोडक्ट ला सकते हैं. दिस कैन बी डन merely
by adding another divisional head and the staff for the new product line। ये बस ऐसे ही कर देंगे कि आपने एक नया डिवीज़न हेड एक एलोकेट किया और उस डिवीज़न हेड के अंदर नया स्टाफ लाए और नेसेसरी रिसोर्सेज जो चाहिए वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो लेके आए। सो आपके लिए एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आसान हो जाता है। आप ऑलरेडी जो आपका काम चल रहा है उसको डिस्टर्ब किए बिना भी नया प्रोडक्ट और नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमॉन्ग दी डिफरेंट डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट्स टू एलोकेशन ऑफ फंड। अब आपकी कंपनी एक ही है, आपके पास जो फंड है वो लिमिटेड है, वो आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में डिविजन्स में एलोकेट करना है। तो अगर किसी डिवीज़न को फंड आपने ज़्यादा एलोकेट किया, किसी को कम एलोकेट किया, तो उस बेस पे डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, भले ही उससे दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ कॉस्ट इंकर हो रही हो और वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल थोड़ा नुकसानदायक हो। वो खाली डिपार्टमेंट वाइज सोच के चलते हैं और ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को शायद थोड़ी कॉस्टली पड़ जाए। दूसरा आता है ये कॉस्टली स्ट्रक्चर है। ईच प्रोडक्ट डिवीजन हैज़ टू मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट एंड पर्सनल। जो प्रोडक्ट के डिविजन्स हैं उनको अपने ही लोग हायर करने हैं, अपने प्रोडक्ट, अपने पर्सनल, अपने जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सबको अलग तरीके से देखा जा रहा है। इट में लीड टू इंक्रीज इन ऑपरेशन कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। एक ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि एफर्ट डुप्लीकेट हो रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। आज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन विल हैव डिफरेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ही है पर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। तो हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट बना होगा, चाहे तब भी अलग अलग बना होगा कि अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट में भी अगर ये सारा काम मैनेज कर रहा होता तो अगर तब भी पॉसिबल होता पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को मैनेज करना, तब भी आपको हर प्रोडक्ट के लिए, हर प्रोडक्ट लाइन के लिए एक अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट में बनाना पड़ेगा। So a single organization will have different finance department for each product even if the work could have been managed by one finance department. So इसलिए ये costly effect है। इग्नोर करता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। ये चीज़ मैंने आपको जब मैं फर्स्ट पॉइंट बता रहा था तभी आपको समझा दी थी कि अपने बेनिफिट के लिए, डिपार्टमेंटल बेनिफिट के लिए हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाए। डिविजनल हेड में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सिंस दे सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव डिविजन्स ओनली। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल है, आप मल्टीपल डिविजन्स उसमें बना रहे हैं, मल्टीपल डिवीजन के हेड हैं, मल्टीपल डिवीजन में बार बार आपका अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। सो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। The organizational structure became complex due to creation of many divisions on the basis of multiple products and within each division functions like, यानी कि पहले प्रोडक्ट में है उसके बाद फिर फाइनेंशियल डिविजन्स अलग अलग बने हुए, फंक्शनल डिविजन्स अलग अलग बने हुए। सो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो आगे हम देखते हैं कि एक छोटा सा डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि फंक्शनल बेस पे और डिविजनल बेस पे जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में डिफरेंस बताया गया है। फॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शनल वाला है तो ऑब्वियसली फंक्शनल बेस पे बनता है। और यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है कि प्रोडक्ट वाइज या प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से फॉर्म होता है। स्पेशलाइजेशन इसमें क्या होती है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने फंक्शन में ही स्पेशलाइज्ड होंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस वाले फाइनेंस में होंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले ह्यूमन रिसोर्स में होंगे, परचेज डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि अगर जो कॉस्मेटिक वाले में डील कर रहा है वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो एस्पेक्ट होंगे उनमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, पर गारमेंट वाले में वो स्पेशलाइज्ड नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट। इट इज़ इकोनॉमिकल एज देयर इज़ नॉट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी कम पड़ती है क्योंकि
आपके जो फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं वो एक ही बने हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपके ठीक है डिवीज़न आपकी डिविजनल बेसिस पे है, स्ट्रक्चर आपका डिविजनल है, पर उसके अंदर दोबारा से फंक्शनल डिपार्टमेंट आ रहे हैं, यानी कि हर डिवीज़न में आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे ज़्यादा हो गई। अगला आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, यानी कि अगर हम फंक्शनल बेस पे हैं और डिवीज़न हमारी खाली फंक्शनल बेस पे है, चाहे कि कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में भी डील कर रही है, तब कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। अगर कंपनी मल्टी प्रोडक्ट है तो और डिविजनल बेस पे बनी हुई है तो कोऑर्डिनेशन इज़ easy as all functions related to a particular products are integrated in one department, यानी कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में डाले हुए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे पे डाल सकते हैं बाजी, हमने इसकी लिमिटेशंस में देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना मुश्किल हो जाता है। एक डिपार्टमेंट अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल सकता है कि हमने इनिशिएट लिया था, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना आसान हो जाता है कि कॉस्मेटिक डिवीज़न आप लोग देख रहे हैं, तो अगर कॉस्मेटिक डिवीज़न रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो ये आपकी गलती है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, देयर आर फ्यूअर चांसेस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज इन वन फंक्शन ओनली। तो जैसा मैंने बताया कि अगर फाइनेंस देख रहा है तो खाली फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड हो रहा है, अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट देख रहा है तो खाली परचेज में स्पेशलाइज्ड हो रहा है, तो इस बेस पे उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। मैनेजर जो सीनियर लेवल मैनेजर है उनको क्या चाहिए कि वो मल्टीपल डिपार्टमेंट को देख सके, मल्टीपल डिपार्टमेंट को मैनेज कर सके। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ ईजी, अगर हम यहाँ पे देखें डिविजनल स्ट्रक्चर में, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ ईजी ड्यू टू ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड चांसेस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। यहाँ पे एक डिवीज़न अपने से रिलेटेड सारे काम को देख रहा है तो मैनेजर की डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो सकता है क्योंकि वो हर एस्पेक्ट में डील कर रहा है। अब आते हैं आगे, ऑर्गेनाइजेशन का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले ये देखा कि डिवीज़न के बेस पे या फंक्शन के बेस पे। अब एक और टाइप के स्ट्रक्चर से हम डील करते हैं जो कि जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो कि फॉर्मली बनाया जाता है, जो मैंडेटरी बनाया जाता है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब ह्यूमन काम करता है तो ह्यूमन नीड की वजह से, ह्यूमन नीड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the organizational structure which is designed by management to achieve organizational goal. It can be functional or divisional, यानी कि ये फंक्शनल बेसिस पे भी हो सकता है और डिविजनल बेसिस पे भी हो सकता है। फीचर्स क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? फीचर्स ये हैं कि इट इज़ डेलिब्रेटली डिज़ाइन, ये डेलिब्रेटली डिज़ाइन किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस जॉब पोजीशंस, दिस क्लैरिफाई हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom, यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इस चीज़ का रिलेशनशिप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। It is a means to achieve objective as it lays down the rules and procedure essential for the achievement, यानी कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं हमें जो अपना ऑब्जेक्टिव पाने के लिए एसेंशियल हैं, वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द एंड इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम टॉप मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करती है अलग अलग डिपार्टमेंट के एफर्ट्स कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होंगे, ये चीज़ टॉप मैनेजमेंट देखती है।
कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू दी स्केलर चेन। स्केलर चेन यानी कि जो चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है, यानी कि ए से बी में, फिर बी से सी में, सी से डी में, ऐसे ही दूसरे लेवल पे भी चलेगा। वैसे पूरी जो स्केलर चेन बनती है वो चेन बनाई जाती है। इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन दी वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे काम पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में आपसी इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं उस पर नहीं दिया जाता। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने पहले से बताया हुआ है कि किसका क्या काम होगा, कौन किस काम की अथॉरिटी किसके पास है, किस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो उस गलती के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को फिक्स करना आसान हो जाता है। क्लैरिटी रहती है ड्यूटीज़ में। हमने पहले से ही वेल डिफाइंड एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, तो ये क्लियर रहेगा कि किसकी ड्यूटी क्या है, किस पर्सन की क्या ड्यूटी है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। यूनिटी ऑफ कमांड रहती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड रहती है। देयर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेक्स मोर यूज़ ऑफ ऑफिशियल चैनल ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि ऑफिशियल चैनल फॉलो होता है इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड रहती है। स्टेबिलिटी रहती है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी fairly predicted since there are specific rules to guide them. I think next point देखते हैं, helpful in achieving objectives. It leads to effective accomplishment of goals by providing a framework. कैसे helpful है? By providing a framework for the operations to be performed. यानी कि एक ढांचा तैयार हो जाता है जब हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जब हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तब हमने एक ढांचा तैयार कर दिया कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते रहते हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। हमारा एक दायरा तय हो गया जिसके भीतर रह के हम काम करेंगे, और उसका मोटिव ये होगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक दायरा ढांचा तैयार हो जाता है जिसके भीतर रह के हम काम करेंगे, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। डिले इन एक्शन, यानी कि जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें डिले होता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है कि मे बी लेंदी, एक जो फ्लो ऑफ कमांड है, डायरेक्शन ऑफ कमांड है, वो लेंदी हो सकती है कि पहले ए देगा बी को ऑर्डर, बी देगा सी को, सी देगा डी को, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है। जहाँ पे ये सीरीज़ ऑफ ऑर्डर हमें फॉलो करना है कोई भी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट तक नहीं पहुँचेगी, एक मल्टीपल चेन से पहुँचेगी बात, तो टाइम लगेगा उसमें। द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन एज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड हैज़ टू बी फॉलोड, सो इट मे बी लेंदी। क्योंकि ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड में लोग ज़्यादा हैं, एक एक करके बात जाएगी, एक एक लेवल से होके आएगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव क्यों है? डेविएट नहीं कर सकता, जो सबऑर्डिनेट है वो डेविएट नहीं कर सकते, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में रिजिड रूल्स डिफाइन किए गए हैं उससे डेविएट नहीं कर सकते, इसलिए इनिशिएटिव नहीं ले पाते उनका। इट किल्स द स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि जो रिजिड रूल्स हैं उनको खाली वही फॉलो करना है, कुछ नया वो अपनी तरफ से नहीं कर सकते, रूल से बाहर जाके वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनकी स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव ख़त्म होती है। उन्हें लगता है कि जब हम कुछ नया कर ही नहीं सकते तो हम किस चीज़ में इनिशिएटिव लें, क्या बताएं मैनेजमेंट को कि हाँ ये ट्राई करो। इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट, जैसा कि हमने इसके फीचर में पढ़ा था कि यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर को और काम पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट इग्नोर हो जाता है। ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में,
तो उनके पर्सनल नीड्स होती हैं जिसको फॉलो करना, जिनको फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है। पर फॉर्मल स्ट्रक्चर इस चीज़ को इग्नोर करता है और खाली काम पे फोकस करता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। It ignores the importance of the interpersonal relations and human need is जो importance है, महत्वता है इंटरपर्सनल रिलेशन की और ह्यूमन नीड की, वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर हमारा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस विच इमर्ज ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रूल्स एंड रिलेशनशिप्स अमोंग द पीपल। ये अपने आप बन जाता है। और कैसे बनता है? ड्यू टू फॉर्मल रूल्स एंड रिलेशनशिप अमोंग द पीपल। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और काम करते करते जो फॉर्मल रूल्स एंड रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, और ऐसे ही एक दूसरे से बात करके जान के ये एक इनफॉर्मेलिटी भी उनमें अपने आप आ जाती है। वो कंफर्ट फील करने लगते हैं एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में। अगर कोई उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम ऐसे बेहतर हो सकता है, तो सबॉर्डिनेट कंफर्ट फील करता है जब ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है अपने सीनियर को बताने में कि हाँ सर, हमें लगता है ऐसे नहीं ऐसे काम होना चाहिए, या मैम हमें लगता है ऐसे नहीं ऐसे काम होना चाहिए। और ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जब लोग, ह्यूमन बीइंग, एक दूसरे से डील करते हैं, तो एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और originates from within the formal organization as a result of social interaction among employees. यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने आप ही बन जाता है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। कैसे? क्योंकि सोशल इंटरेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। ये क्या है? इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज़ नॉट डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये एकदम से बनता है और मैनेजमेंट डेलिब्रेटली इसको नहीं बनाती। अगला है, इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमॉन्ग मेंबर। इसका कोई आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि हाँ ए का बी से इनफॉर्मल रिलेशनशिप अच्छा है, बी का सी से, सी का डी से, इस मैनेजर का उस मैनेजर से अच्छा होगा, या इस मैनेजर का उस सबॉर्डिनेट से अच्छा होगा। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता क्योंकि ये सोशल नीड के हिसाब से अपने आप क्रिएट होता है। इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऐसा इसमें नहीं है कि ये वाला सीनियर इस सबॉर्डिनेट से डील करेगा, वो वाला इससे डील करेगा, या आपस में क्या प्लैंक होगा, गैंग प्लैंक होगा कहीं, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती, और ये अपने आप कोई भी किसी से भी जहाँ पे कंफर्ट फील करता है वैसे बात करता है और अपने आप क्रिएट होता है। The standard of behavior evolved from group norms and not from officially laid down rules and regulation। जो ग्रुप में आपस में एक सहजता आती है, ये उससे अपने आप बन जाता है कि लोग आपस में कैसे बिहेव करेंगे। ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं होता कि लोग आपस में इसमें कैसे बिहेव करेंगे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। ये अपने आप ही एक ग्रुप में जो नॉर्म्स बने हैं, ग्रुप की आपस में जो डीलिंग बनी है, उससे बन जाता है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो वो फटाफट आप कम्युनिकेट करते हैं, वो बात आग की तरह फैलेगी आप अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलोज द इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एज देयर आर नो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल चैनल। इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। यानी कि इंफॉर्मेशन फास्ट स्प्रेड होती है और फीडबैक जल्दी आता है। अगला देखते हैं कि सोशल नीड फुलफ़िल होती है। एम्प्लॉई जब ह्यूमन बीइंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उनकी सोशल नीड भी फुलफ़िल हो। जब उनकी सोशल नीड फुलफ़िल होगी तो उनकी स्किल्स डेवलप होंगे, वो ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट दे पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वो मेंटली सेटिस्फाइड होंगे। और जब वो मेंटली सेटिस्फाइड होंगे तो उनका उनके काम में भी आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इट सेटिस्फाइज social need of the member which is not satisfied in formal organization।
दिस एनहेंसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन, उनकी भी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस चीज़ को हम लिंक करेंगे इस पॉइंट से, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि प्रोडक्टिविटी जब एम्प्लॉय की बढ़ेगी तो वो क्या लीड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय मेंटली सेटिस्फाइड है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करता है कि वो, हाँ, उसको लगता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है। इट compensates for the inadequacies in the formal organization, thereby contributing towards achieving organizational objective। यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इनएडिक्वेसीज होती हैं उसको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कंपनसेट कर देता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान एंड पॉलिसीज़ कैन बी टेस्टेड थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क। यानी कि प्लान एंड पॉलिसीज़ पे एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन है उसकी टेस्टिंग हम इनफॉर्मल नेटवर्क से कर सकते हैं। अब क्या है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमने देखा था कि एडवांटेजेस में था कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन यहाँ पे फैलता है। अब क्या होता है, डिसएडवांटेज ये हुई कि कम्युनिकेशन के साथ साथ र्यूमर्स भी फैलते हैं। र्यूमर्स यानी कि अफवाह भी आग की तरह फैलेगी। सो इट बिकम्स अ डिसरप्टिव फोर्स व्हेन इट स्प्रेड्स र्यूमर्स, यानी कि जब र्यूमर्स फैलाएगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तब ये एक डिसरप्टिव फोर्स बन जाएगा। These rumors not only spoil the team spirit and morale but also adversely affect the smooth working of the organization। ये जो rumors हैं खाली टीम स्पिरिट को नहीं स्पॉइल करे बट ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, जब एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और मैनेजमेंट कोई फॉर्मल चेंज लाने की कोशिश करती है तब ना एक संगठन में शक्ति वाला केस आता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज में, और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना के, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है आपस में इनफॉर्मल बना के वो उस चेंज के प्रति एक फोर्स क्रिएट करते हैं कि ये चेंज मैनेजमेंट ना ला पाए। The management may not be successful in implementing changes if informal organization opposes them। वो सक्सेसफुल ना हो अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को अपोज करे। सच रेजिस्टेंस टू चेंज में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ, ऐसी जो रेजिस्टेंस है चेंज के लिए वो ग्रोथ को डिले या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, इट प्रेशराइजेज द मेंबर टू कंफर्म टू दी एक्सपेक्टेशंस। जब एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना तो मेंटल प्रेशर बनता है उस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हैं उनके ऊपर के, हाँ, उनको उस ग्रुप में रहना है तो उस ग्रुप में जो बात हो रही है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे शायद इंडिविजुअली वो उस चीज़ से ना भी इत्तेफाक रखते हों। दिस कैन बी हार्मफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन इफ नॉर्म सेट बाय ग्रुप्स आर हार्मफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ग्रुप के इंटरेस्ट मेल नहीं रखते। तो फ़िलहाल सेकंड लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, पूर्ण विराम करूँगा। हमने चैप्टर नंबर 5 को अभी तक 2 लेक्चर में डील कर लिया है। इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम जाएंगे, उसमें हम फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में एक डिस्टिंग्विश देखेंगे और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेलीगेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ डेलीगेशन के टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो अब आपको क्या करना है कि पहला जितना भी आपने पढ़ा, पहले 4 चैप्टर ले लीजिए और चैप्टर 5 के जो पहले 2 लेक्चर हैं उन सबको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कहीं कन्फ्यूजन है, उस पॉइंट की वीडियो पे आप जाके दोबारा से वो वीडियो देखिए। खाली आप देखना चाहें तो खाली उस टॉपिक की वीडियो आप देख सकते हैं। तो उतना टॉपिक देखिए, अपने उस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने। आपको मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपको 3 टाइप की रिवीजन करनी है। एक बार पहले आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरी बार आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दूसरे में आपका ये पॉइंट कवर होता है कि जब में आपको सेल्फ स्टडी में कन्फ्यूजन आ रही है तो दोबारा से आप वीडियो देखें। और तीसरा आप क्या करेंगे, आपको पता है कि अगले टॉपिक जो आने हैं, अगले लेक्चर जिस चीज़ से आने हैं
उस चीज़ के लिए आप पहले प्री प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। अब आप अपने आप को चैप्टर 5 के अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर भी कीजिए साथ में, ताकि अगला लेक्चर आने से पहले आप एक बार रीडिंग दी हो, आपके माइंड को पता हो कि इस लेक्चर में क्या आना है। उससे आपको जब आप वीडियो देख रहे होंगे वो समझना आसान होगा। सो आई होप आप अपना और अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं अंकित कपूर एडिबिस सॉल्यूशन से कहूँगा आपको गुड बाय, टेक केयर।